हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक नए और दमदार वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है यदि आप कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 10 के हिंदी में जो ये पहला चैप्टर है मित्रता, आज हम इसकी संपूर्ण संदर्भ सहित आपको इसका पूरा जो है अर्थ समझाएंगे, यानी कि एक एक शब्दों का मीनिंग समझाएंगे और प्रत्येक लाइन का अर्थ बताएंगे कि यदि कहीं पर भी यानी कहीं से भी इसका यदि कोई भी गद्यांश आता है तो आप उसकी संपूर्ण संदर्भ प्रसंग और व्याख्या कर पाएंगे। ठीक, तो जुड़े रहिएगा आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो देखने के बाद आपका मित्रता चैप्टर से एकदम डाउट हट जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि मित्रता चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए, ये मित्रता चैप्टर है पहला पाठ हिंदी का। ठीक, और इसी प्रकार मैं सभी पाठों को कंप्लीट करूंगा। तो यदि इसका कोई भी गद्यांश कहीं से भी आ जाता है, चाहे पहला गद्यांश आवे, चाहे दूसरा गद्यांश आवे, चाहे तीसरा, यानी जो भी गद्यांश आए उन सब में आपको संदर्भ एक ही रख लिखना है। यानी कि संदर्भ क्या लिखना है, सभी में खाली एक ही गद्यांश का जो है संदर्भ आपको लिखना है। तो संदर्भ में आपको क्या लिख देना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित, किसमें संकलित, हिंदी गद्य में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक, इतना आपको संदर्भ लिख देना है। और प्रसंग जो है वो आपको हर गद्यांश में यानी प्रत्येक गद्यांश में उसकी व्याख्या के हिसाब से आपको प्रसंग बनाना है। तो चलिए मैं आपको इसका व्याख्या पहले समझाता हूँ, जिससे आप प्रसंग जो है वो खुद बना लेंगे यदि आपको व्याख्या आती रहेगी तो। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका एक एक शब्द। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। ठीक, तो पहली लाइन क्या है कि जब कोई युवा पुरुष, एक एक शब्द का अर्थ आप समझिए। देखिए, जब माने जब कभी कोई कोई भी युवा मतलब जवान पुरुष, यानी किशोरावस्था में जो पुरुष होते हैं, जैसे 11 वर्ष से 18-19 के जो अवस्था में होते हैं उनको वो युवा पुरुष कहा जाता है। तो जब कोई युवा पुरुष होता है वो अपने घर से बाहर निकलकर, यानी कि क्या होता है कि 11-12 वर्ष के बाद कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, यानी दूसरे देशों में या फिर दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं, तो या घर से कहीं भी बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि बाहरी संसार में अपनी जब वो स्थिति जमाते हैं, यानी कि वहाँ पर जब वो रहने लगते हैं, तब क्या होता है, तब पहली कठिनता उसे अपने मित्र चुनने में पड़ती है। यानी कि पहली कठिनता उनको किस में पड़ती है, अपने मित्र को चुनने में, यानी कि किसको मित्र बनाया जाए, यानी कि मित्र उसको चुनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पहली लाइन को एक बार फिर से समझिए कि जब कोई किशोर पुरुष अपने घर से बाहर जाता है और बाहर की दुनिया में अपनी स्थिति को जमाता है, यानी कि वहाँ पर अपना रहन सहन करता है, तब पहली कठिनता उसको अपना मित्र चुनने में ही पड़ती है। यानी कि कहने का मतलब अर्थात कि किसे मित्र बनाया जाए, ये उसकी पहली कठिनता होती है कि हम अपना मित्र किसे बनाएं। अब आगे देखिए, आगे है अगली लाइन, यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर, यदि उसकी स्थिति, स्थिति मतलब वो किस प्रकार बोलता है, ठीक, किस प्रकार बोलता है लोगों से, किस प्रकार बातचीत करता है, यहाँ पर स्थिति का अर्थ यही है। यदि उसकी स्थिति जो है वो बिल्कुल एकांत नहीं रहती, यानी कि वो चुपचाप नहीं रहता, यदि कुछ लोगों से बोलचाल करता है, और निराली नहीं रहती, यानी कि निराली का मतलब ज़्यादातर निराला उसको समझा जाता है, वो ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता है, केवल अपने काम से काम जो रखते हैं निराले उन्हीं को कहा जाता है। तो यहाँ पर लेखक का मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति की स्थिति जो है वो एकांत नहीं है और निराली नहीं है, यानी कि वो सभी लोगों से बोलता है, तो फिर क्या होता है, तो उसकी जान पहचान के लोग जो हैं वो धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं, यानी कि लोग उसे बहुत जल्दी पहचानने लगते हैं। वो सभी चीज़ों से, यानी सभी लोगों से यदि वो बोलता है, सभी लोगों से उनसे टोक टोक करके बोलता है, चुपचाप नहीं रहता है, तो बहुत जल्दी जान पहचान के लोग उनके बढ़ जाते हैं। और क्या होता है, थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से वो अपना हेल मेल बना लेता है। अब हेल मेल का मतलब क्या है, हेल मेल का मतलब है मेल मिलाप, यानी कि कुछ लोगों से वो दोस्ती कर लेता है रहते रहते वहाँ पर। ठीक, सभी लोगों से बोलते चालते कुछ दिनों में वो कुछ लोगों को अपना मित्र बना लेता है, यानी कि हेल मेल कर लेता है। अब आगे देखिए,
यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। हेल मेल जो यही मेल मिलाप होता है, ये बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, यही एक मित्र के रूप में परिणत परिणत मतलब बदल जाता है। यानी कि यही हेल मेल जो है धीरे धीरे बढ़ करके जैसे जैसे वो लोग उम्र में बढ़ते हैं, वैसे वैसे हेल मेल जो है वो बढ़ते बढ़ते क्या होता है, एक मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। अब परिणत हो जाता है का मतलब कि मित्रता के रूप में वो बदल जाता है। ठीक, अब आगे देखिए, लेखक कहते हैं कि मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। मित्रों के चुनाव की, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी युवा पुरुष जो है, वो जब मित्रों का चुनाव करता है तो मित्र किस प्रकार का है, उपयुक्तता मतलब किस प्रकार उपयुक्त है उसके लिए, यानी कि जो मित्र का चुनाव करता है उसके लिए मित्र किस प्रकार उपयुक्त है, और उसी पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। क्योंकि यदि एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है और जब वो पढ़ने वाले स्टूडेंट का साथ नहीं करेगा, किसी दूसरे का साथ करेगा, तो फिर वो भी उसी के साथ में पढ़ाई को छोड़ करके उसके कामों में लग जाएगा, जिससे क्या होगा कि उसके जीवन की जो सफलता है वो उसके जीवन के साथ लग जाएगी और पढ़ाई उसकी बर्बाद हो जाएगी। ठीक, तो इसी प्रकार कि मित्रों का जो चुनाव होता है उसी पर उसके जीवन की पूरी सफलता निर्भर हो जाती है। जो मित्रों का चुनाव करता है कि वो किस प्रकार के मित्रों को चुनता है और किस प्रकार के मित्रों के साथ वो रहता है और किस प्रकार का बर्ताव करता है, यानी कि मित्रों का चुनाव ही उसके जीवन का सफलता निर्भर कर लेता है। अब आगे देखिए, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। यानी जो जिससे हम संगति करते हैं, जिससे हम मित्रता करते हैं, उसका गुप्त प्रभाव यानी आंतरिक प्रभाव जो है वो हमारे आचरण पर बहुत ही भारी पड़ता है। यानी कि कब उसका प्रभाव, कब उसके आचरण हमारे अंदर आ गए, ये हम लोग जानने नहीं पाते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। यानी जितने भी किशोर होते हैं वो ऐसे समय में, यानी किशोरावस्था में वो समाज में प्रवेश करते हैं। यानी कि किशोरावस्था में जब वो समाज में प्रवेश करते हैं, यानी कि 5, 6, 7, 8 तक तो कुछ नहीं होता। उसके बाद जब स्टूडेंट बाहरी स्कूलों में जाते हैं, या फिर स्कूलों की बात नहीं है और समाज की बात हो रही है, तो समाज में जब हम अपना कार्य आरंभ करते हैं, कार्य शुरू करते हैं, तब क्या होता है, तब हमारा चित्त यानी हमारा मन जो है वो कोमल होता है, यानी बहुत ही सरल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। यानी कि जिस प्रकार का आचरण हमें मिलता है उस प्रकार का आचरण हमारा मन जो है वो ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उस समय हमारा मन बहुत कोमल रहता है और अनेक प्रकार की मासूमियत हमारे मन में रहती है। जब हम क्या करते हैं, समाज में अपना कार्य आरंभ करते हैं, तब ठीक, तब हमारा मन जो है वो बहुत ही कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। यानी हमारे भाव जो होते हैं, हमारे अंदर के जो गुण होते हैं वो अपरिमार्जित, अपरिमार्जित मतलब अच्छी तरीके से हमें नहीं मिले होते हैं, हम उन्हें ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। यानी कि किशोरावस्था में ही हम लोग अपने अंदर गुण ग्रहण करते हैं। ठीक, और हमारी प्रवृत्ति जो होती है, हमारे आचरण जो होते हैं वो अपरिपक्व होते हैं। यानी कि उस समय हमारे अंदर कोई भी होशियारी नहीं होती है और हम लोग पूर्णतः अपरिपक्व होते हैं। अपरिपक्व मतलब कच्चे होते हैं, पक्के नहीं होते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ठीक, यानी कि किशोरावस्था में हम लोग किस प्रकार होते हैं, एक कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान। कच्ची मिट्टी की मूर्ति कैसे, जैसे जो मिट्टी होती है उसका जब कोई कलाकार जो होता है वो मूर्ति बनाता है, तो वो मिट्टी जो होती है उसको वो जिस रूप का चाहता है उस रूप का मोड़ देते हैं। यानी इसको जिस प्रकार मोड़ करके बनाना चाहे उस प्रकार वो मिट्टी को मोड़ मोड़ करके अच्छी तरीके से जो है वो कलाकारी बनाता है। तो यही बात है कि हम लोग जब किशोरावस्था में होते हैं तब एक कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, और जिसको जो व्यक्ति चाहे, यानी कि हमको जो व्यक्ति जिस प्रकार का चाहे उस प्रकार का बना सकता है, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। अब चाहे राक्षस का मतलब क्या है,
कि राक्षस का मतलब हमें बुरे आचरणों वाला बना दे, क्योंकि राक्षस के अंदर क्या होते हैं, बुरे आचरण होते हैं। चाहे वो हमके खराब आचरण वाले बना दे, चाहे फिर देवता बनावे, यानी अच्छे आचरण वाले हमको बना सकता है। तो यही बात है कि हम लोग उस समय कच्चे होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। हमको जो व्यक्ति चाहे उस रूप का बना सकता है, चाहे हमारे अंदर बुरे भाव भर दे, चाहे हमारे अंदर अच्छे भाव भर दे। ये हमारी मित्रता पर ही निर्भर करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। यानी कि देखिए, जब आप लोग क्या करते हैं, स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे ऊंचे संकल्प के होते हैं, यानी उनको आपसे ज़्यादा ज्ञान होता है और उनका लक्ष्य कुछ और होता है और आपका लक्ष्य कुछ और होता है। तो ऐसे लोगों का साथ करना आपके लिए बुरा है। क्यों? क्योंकि आप उनको बड़ा मानते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा उनको ज्ञान है और आप उनको बड़ा मानते हैं। तो क्या होगा कि यदि आपको कोई भी बात कहेंगे, तब आप उसे बिना विरोध के मान लेंगे, यानी कि उन्हें आप अपनी राय नहीं देंगे कि ये बात सत्य है या फिर गलत है, आप उसे तुरंत मान लेंगे। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों का साथ करना एकदम गलत है जो हमसे उच्च संकल्प के हैं, हमसे महान संकल्प के हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में ना हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और जो वो बात कहते हैं हम उसे तुरंत मान लेते हैं और हम विश्वास कर लेते हैं कि उनकी बात गलत नहीं होगी। ठीक, इसीलिए कहते हैं लेखक कि ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है। यानी कि एक तो इस प्रकार का साथ करना बुरा है जो हमसे अधिक उच्च संकल्प के हैं, ठीक, और ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। यानी ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जो हमें ही उच्च मानते हैं, क्या करते हैं, हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, हमें ही दृढ़ संकल्प वाला मानते हैं और हम ही को ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं। ठीक, तो ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता। जब आपको कोई कहे कि आप स्टूडेंट, आप क्लास में नंबर 1 हो, तब आप क्या सोचोगे कि मैं तो क्लास में नंबर 1 हूँ। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा, आप तो सोचेंगे कि मैं तो नंबर 1 पर हूँ, यानी फर्स्ट पर हूँ, मुझे क्या पढ़ना। और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। और जब आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, आपको कोई क्वेश्चन या फिर आपको कोई मदद लेना है, और जब आप अपने दोस्तों से मांगते हैं, तो क्या क्या कहते हैं, अरे भाई आप तो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो। यानी कि उस स्थिति में क्या होता है कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है और वो क्या करते हैं, तुम्हारी ही बात को ऊपर रखते हैं और उसमें आपको कोई सहारा नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है। अब आगे देखिए, दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यानी उस अवस्था में, किशोरावस्था में, जब लोग अपरिपक्व होते हैं, तब दोनों ही अवस्थाओं में, यानी दोनों ही अवस्थाओं में मतलब कि जो हमसे उच्च भाव के हैं और जो हमें उच्च मानते हैं, इन दोनों अवस्थाओं में जिन बातों का हमें डर रहता है, ये बहुत कम लोगों को ही पता रहता है कि इससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि हम उच्च संकल्प के लोगों को दोस्त बनाएंगे, या फिर जो हमें उच्च मान रहे हैं इससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है। अब देखिए, यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। विवेक मतलब बुद्धि से। यदि कोई भी व्यक्ति बुद्धि से काम करता है, यानी दिमाग से काम करता है और समझता है कि इससे ऊपर हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या हो कि कोई भी भय नहीं रहता। यानी कि कोई भी भय नहीं रहेगा यदि वो दिमागदार है और अच्छी तरीके से दोस्त बनाता है तो। पर युवा पुरुष क्या करते हैं, उस समय अपरिपक्व होते हैं और उनके अंदर बुद्धि तो होती नहीं है और कम बुद्धि से काम लेते हैं, जिससे उन्हें आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते हैं। जब क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक घोड़ा लेने जाता है, यानी कोई चीज़ खरीदने जाता है, तब क्या होता है, उसके गुण और दोष, उसके अंदर कितनी अच्छाई है, कि कैसा उसका आचरण है, ये सब कुछ परख कर लेते हैं, यानी जांच परख करके लेते हैं। परंतु किसी को अपना मित्र बनाने में उससे पहले अपने मित्र के आचरण और उसकी प्रकृति पर कुछ भी विचार नहीं करते। यानी कि ये नहीं देखते कि उसका आचरण कैसा है, बस जिसी को नहीं उसी को दोस्त बना लेते हैं। इसलिए किसी को जिस प्रकार एक घोड़ा लेते समय उसके गुण और दोष को परख लिया जाता है, उसी प्रकार मित्र बनाते समय भी हमें
उसी प्रकार करना चाहिए। ठीक, अब आगे देखिए, वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति को वो अपना मित्र बना लेते हैं और उस पर अपना पूरा विश्वास मान लेते हैं, यानी उसको अपना पूरा विश्वासी मित्र मानते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें देखकर किसी में देखकर लोग चटपट अपना मन बना लेते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति यदि वो थोड़ा हंसमुख चेहरा का है और बातचीत करता रहता है, थोड़ा सा चतुराई है उसके अंदर और उसके अंदर साहस है, तो दो चार इन्हीं प्रकार की चीज़ों को देखकर क्या करते हैं, लोग उसे तुरंत अपना मित्र बना लेते हैं। लेकिन हमें लोग करना क्या चाहिए, हमें किस प्रकार का मित्र बनाना चाहिए? हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग हमें नहीं देखना चाहिए। मित्र हमें उसी प्रकार का बनाना चाहिए जो इसमें आगे बताया गया है। तो एक एक चीज़ को समझिएगा। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, यानी कि मित्रता का उद्देश्य क्या है। हम लोग ये नहीं सोचते कि मित्रता का उद्देश्य क्या है, बस हम हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई देखे तो उसको हम मित्र बना लिए। लेकिन हमें मित्रता का उद्देश्य देखना चाहिए कि मित्रता बनाने का उद्देश्य क्या है, तो तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। जीवन में मित्रता का क्या योगदान है, हमें यह भी देखना चाहिए। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। यानी कि यह मित्रता जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिससे क्या होता है कि आत्मशिक्षा यानी खुद को शिक्षित करने के लिए क्या होता है, इसका काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है। यानी कि एक दूसरे को शिक्षित करने के लिए, एक दूसरे को ज्ञान बांटना जो है एकदम आसान हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान ने क्या कहा था उसको देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक गद्यांश में बहुत ज़्यादा आता है, हर वर्ष आता है और इसलिए इसका जो है संपूर्ण व्याख्या आसान से समझिएगा। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे और हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सद्धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, यानी जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, जो विश्वास करने योग्य है, ऐसा मित्र जो होता है उससे हमारे ऊपर बहुत भारी सुरक्षा रहती है। और जिनको विश्वास पात्र मित्र मिल जाए उनको यह समझना चाहिए कि एक प्रकार का खजाना उनको मिल गया है। जिसको विश्वास पात्र मित्र मिल जाए एक प्रकार का खजाना अर्थात उत्तम चीज़ मिल गई है। विश्वास करने योग्य मित्र जो होता है वो जीवन की एक दवा के समान होता है, यानी एक औषधि के समान होता है, जो क्या करता है। अब आगे देखिए, एक विश्वास पात्र मित्र एक औषधि के समान होता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए, हमें अपने मित्र से यह उम्मीद रखनी चाहिए, अर्थात हमें ऐसा मित्र बनाना चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करें। यानी जो हमारे कठोर संकल्प हैं, हमारे कठोर लक्ष्य हैं, उनमें हमें मजबूत करें, ना कि हमें हतोत्साहित करें, बल्कि हमको वो उत्साहित करें, मजबूत करें। दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएं, हमारे गलतियों से, दोषों से वो हमें बचाए और हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करें। हमारे अंदर सत्यता और हमारी मर्यादा को हमें बार बार ध्यान दिलाए। और क्या हो कि जब हम कुमार्ग पर पैर रखें, यानी जब हम कोई गलती करने जाए तब वो हमें सचेत करें, तब वो हमें शिक्षा दें कि ये कुमार्ग है, इस पर आपको नहीं चलना है। हमें इस प्रकार के मित्रों को बनाना चाहिए। अब देखिए, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वो हमें उत्साहित करें, यानी जब हम अपने लक्ष्य से हतोत्साहित हों, यानी कि बिना उत्साह के हों, हमारा मन एकदम टूट जाए, तब वो हमें उत्साहित करें, हमें अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होने के लिए। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता दें। हमें इस प्रकार के मित्रों को चुनना चाहिए जो हमें उत्तमतापूर्वक अच्छी तरीके से हमें अपने जीवन को बिताने में सभी जगह हमारी सहायता करेंगे। ठीक, ध्यान से समझिए, मैं एकदम एक एक शब्द को समझा रहा हूँ। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सधैर्य और कोमलता होती है। जो सच्चे मित्र होते हैं, जो सच्ची मित्रता होती है, उसमें उत्तम से उत्तम
यानी अच्छे से अच्छे वैद्य मतलब डॉक्टर जैसे निपुणता और परख होती है। यानी सच्ची मित्रता में एक डॉक्टर के जैसे निपुणता और जांच पड़ताल होती है। अच्छी से अच्छी माता जैसे धैर्य और कोमलता होती है। यानी जो माता होती है उसी प्रकार मित्र होना चाहिए कि ऐसी ही मित्रता करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक पुरुष को वैसी ही मित्रता करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब आगे देखिए, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। छात्रावास में तो मित्रता की ही धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है और ना ही खिन्नता। छात्रावास, छात्रावास का मतलब स्कूल कॉलेज यानी जहाँ पर छात्र लोग रहते हैं वहाँ पर देखिए छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। यानी कि जो छात्रावास में स्टूडेंट्स लोग रहते हैं उन्हें क्या रहता है, मित्रता यानी दोस्त बनाने की धुन सवार रहती है। यानी कि वो किसी न किसी को दोस्त जरूर बनाते हैं और ऐसे में क्या होता है, मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। उमड़ी पड़ती है मतलब मित्रता बनाने का, मित्र बनाने का उनके मन में भाव रहता है और वो किसी न किसी को मित्र बनाना चाहते हैं। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उमंग रहती है और ना उतनी खिन्नता। यानी कि जिसको वो मित्र बनाते हैं, जिससे वे बंधन बनाते हैं, उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है और ना ही उसके साथ इतना स्नेह रहता है। बस वो क्या करते हैं, अपना काम चलाऊ मित्र बना लेते हैं। यानी कि जिनसे उनका काम चलता रहे, असली मित्रता नहीं बनाते हैं। अब देखिए, बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। यानी कि बाल मैत्री, अब देखिए यहाँ पर बचपन की अवस्था की मित्रता की बात की जा रही है कि जो बचपन में मित्रता होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 तक जो मित्रता होती है उसमें जो हमें मित्र द्वारा आनंद मिलता है वो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती कहाँ है। यानी कि उसमें ना तो हमारे मित्र के अंदर इतना दोष होता है और ना हमारे अंदर इतना दोष होता है। अब देखिए, जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ होती है। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ पर कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। यानी हृदय के कैसे कैसे, अब देखिए बचपन की मित्रता में कैसी मधुरता होती है, यानी कैसे एक दूसरे से लोग मीठी बाणी से बोलते हैं और कैसी अनुरक्ति होती है, एक दूसरे के प्रति कैसा प्रेम रखते हैं वो, कैसा अपार विश्वास होता है। यानी कि बाल मैत्री में लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं और हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। बचपन में जो लोग होते हैं मित्रता करते हैं, कैसे कैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उनके हृदय की स्थिति कैसी होती है, एक दूसरे से अपार स्नेह करते हैं। बाल मैत्री की बात लेखक जी यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक, अब आगे देखिए, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। यानी बचपन की मित्रता में वर्तमान यानी बचपन की मित्रता में जो आनंद होता है वो कितना सुहावना लगता है और उसमें क्या करते हैं लोग, भविष्य के संबंध में यानी भविष्य के विषय में वो अपने मन में कितनी कल्पनाएं बनाते रहते हैं कि हम आगे चलकर ये बनेंगे वो बनेंगे। यानी बहुत सारी कल्पनाएं वो मन में करते रहते हैं, लुभाने वाली कल्पनाएं रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं, यानी बचपन की अवस्था में कितनी जल्दी लोग बातें लगती हैं, मतलब कितनी जल्दी वो बातों को खराब मान लेते हैं। यदि आप उन्हें कुछ कहते हैं तो तुरंत उसके प्रति लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। यानी बातें उनको लग जाती हैं। बातें लगने का मतलब यही है कि वो बातों को तुरंत दिल पर उतारते हैं। ठीक, कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। कितने जल्दी लोग एक दूसरे से रूठ जाते हैं और कितने जल्दी लोग एक दूसरे को मना। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है, सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। यानी कि लेखक के कहने का मतलब यह है कि सहपाठी की मित्रता शब्द जो है, इस कहावत में, इस उक्ति में हमारे हृदय के कितने उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। अब इस उथल पुथल का मतलब क्या है कि बचपन में हम लोग जो उथल पुथल करते थे, यानी कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ जो उथल पुथल करता था, बचपन में हम लोग क्या क्या करते थे, वो सब कुछ चीज़ें सहपाठी की मित्रता यानी एक दूसरे मित्र के साथ जो चीज़ें हम करते थे वो सब कुछ सहपाठी की मित्रता शब्द में आ जाता है। और यहाँ पर सहपाठी की मित्रता शब्द का नाम लेते ही ये हमारे मन में आ जाता है कि हम पहले कितने उथल पुथल एक दूसरे के साथ करते थे। यानी कि हृदय के कितना उथल पुथल का भाव सहपाठी की मित्रता शब्द में
आता है। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ पर, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। तो एक एक शब्द का अर्थ समझिए। किंतु जिस प्रकार, यानी कि लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार हमारे युवा पुरुष की मित्रता जो होती है, युवा पुरुष के जो मित्र होते हैं वो स्कूल के बालक की मित्रता से एकदम अलग होते हैं। यानी कि युवा पुरुष के मित्रों की स्कूल के बालक के मित्रों के साथ तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि युवा पुरुष की मित्रता जो होती है वो दृढ़, शांत और गंभीर होती है, जबकि बाल्यावस्था की जो मित्रता होती है वो इतनी गंभीर नहीं होती है और युवावस्था की मित्रता गंभीर होती है। तो उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र जो होते हैं वो बाल्यावस्था से मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। यानी कि जो हमारी युवावस्था के मित्र होते हैं वो बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं, यानी कि उनके अंदर कई प्रकार के गुण होते हैं, जबकि बाल्यावस्था में क्या होता है कि इतना गुण ना तो हमारे अंदर होता है और ना ही हमारे मित्र के अंदर होता है। इसलिए हमें बाल्यावस्था के मित्रों की तुलना कभी भी युवावस्था के मित्रों के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाल्यावस्था में इतना ज़्यादा गुण उनके अंदर भी नहीं होता है। अब आगे देखिए, मैं यह समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। यानी कि लेखक के कहने का मतलब यह है कि मैं ये समझता हूँ, लेखक कहता है कि मैं मानता हूँ कि मित्र चाहते हुए, यानी बहुत से लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के मित्र को, एक दूसरे को अपना मित्र मानते हुए उसके आदर्श की, यानी उसके गुणों की व्याख्या, कल्पना अपने मन में वो करते रहते हैं। यानी कि वो किस प्रकार का है, क्या क्या काम करता है, उसके आदर्श की कल्पना अपने मन में करते रहते हैं। पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। यानी कि उस मित्र के इन कल्पनाओं से हमें क्या मिलेगा, इस कल्पित आदर्श से हमारा क्या काम होगा, क्योंकि जब वो सच्चा मित्र, हमें उसी प्रकार का मित्र मिल जाए तभी तो हमारा काम चलेगा। इस प्रकार के कल्पित आदर्श के मित्रों से हमारा क्या काम चलेगा जिसे हम मित्र नहीं बना सकते। अब आगे देखिए, कहने का मतलब क्या है कि सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। यानी कि अब आगे लेखक कहता है कि आजकल लोग मित्रता कैसे करते हैं, सुंदर प्रतिमा, किसी की अच्छी सूरत देख लिए, किसी की मनभावनी चाल देख लिए, किसी की स्वच्छंद प्रकृति देख ली, यानी किसी की आज़ादी वाली प्रकृति देख लिया। ये ही दो चार बातें यदि किसी में देख लिया तो तुरंत उससे मित्रता आजकल लोग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। यानी कि जो आपका पूरा जीवन भर साथ देगा, ऐसे मित्रों में इन गुणों के अलावा भी बहुत से गुण होने जरूरी हैं। अब वो गुण कौन कौन से हैं वो देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए, अधिक गुण चाहिए। केवल सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति नहीं चाहिए, बल्कि उनमें अलग से कुछ गुण होने चाहिए। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, मित्र जो होते हैं केवल उसे नहीं कहते, यानी मित्र, सच्चा मित्र केवल उसको नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें। यानी कि यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके गुणों की आप व्याख्या करते रहते हैं, पर यदि आप उससे मित्रता नहीं कर पा रहे हैं, उससे स्नेह नहीं कर सकते, तो फिर वो आपका मित्र कहाँ से। यानी कि मित्र हम उसे नहीं कहते जिसके गुणों की हम प्रशंसा करें पर जिससे स्नेह हम ना कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो निकालते जाएं। यदि हमें छोटा सा काम पड़े तो हम उससे करवा लें, पर भीतर ही भीतर उससे हम ईर्ष्या करते रहें, घृणा करते रहें, ऐसे मित्र सच्चे नहीं होते हैं। ये बात आप हमेशा मान लीजिएगा। अब भीतर भीतर घृणा करते रहें तो सच्चे मित्र उनको नहीं कहा जा सकता। लेखक ये बात कहते हैं, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होने चाहिए। अब मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, ये लेखक कहते हैं। पथ प्रदर्शक का मतलब क्या है कि हमें ज़िंदगी में आगे रास्ता दिखाने वाले, गाइड करने वाले ऐसे मित्र हमारे होने चाहिए। ऐसे मित्र नहीं कि भीतर भीतर घृणा करते रहें, मुख में राम बगल में छुरी, ये नहीं होना चाहिए। हमें सच्चे मित्र पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। ठीक,
तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। अगली वीडियो में इसके आगे से हम आपको पढ़ा देंगे। यदि वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको भाग 2 चाहिए तो जल्दी से जल्दी कमेंट में लिख दीजिए, तुरंत आपको मिल जाएगी अगले दिन। ठीक, तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।